इसलिए आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी भी इंडिया भी मेंबर नहीं है उसका, अमेरिका भी मेंबर नहीं है, इजराइल भी मेंबर नहीं है। इसलिए अगर ये मेंबर होते तो आईसीसी को पावर थी कि खुद वो कमीशन बिठाता और अपराधी नेताओं को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति हो किसी भी देश का, अगर वो जीनोसाइड में शामिल हैं, गलत तरीके से मानवीय हत्याओं में शामिल हैं, तो उनको पकड़ के ट्रायल में ले जाया जा सकता था। हेग में ये कोर्ट है। आज राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी भावना एक तरह से अपराध हो चुका है। अमेरिका महान, अमेरिका को दोबारा महान बनाएंगे, इजराइल महान या ईरान महान या भारत महान, ये नॉनसेंस बातें हैं। किसी एक देश के महान बनने से धरती शांति और समृद्ध नहीं हो सकती। सभी महान हैं, पूरी मानव जाति महान है, सबको साथ रह के साथ मिल के जीना है। को एग्जिस्टेंस से अस्तित्व ही रियलिटी है इस अस्तित्व का, कि हमने भारत की सरकार के कहने से उनके जहाज़ों को इजाज़त नहीं दी, हमने भारत के लोगों की वजह से इजाज़त दी है। ये विक्ट्री है देश की जनता की, ये विक्ट्री है देश की जनता की। इससे साबित होता है कि भारत की जनता पार्लियामेंट से और सरकार से और किसी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से सुप्रीम है। भारत का मेजॉरिटी जनता ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान के साथ नाइंसाफी हुई है। ईरान के ऊपर जबरदस्ती अपनी ताकत दिखाने के लिए हमला किया गया, जो कि अनुचित था जबकि बातचीत चल रही थी। ये लड़ाई बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है जिसपे ये सभी लोग तीनों देशों के सिग्नेचर हैं, उसका वायलेशन है। नंबर एक तो ये क्राइम अगेंस्ट पीस है, शांति के खिलाफ अपराध है, क्योंकि इससे शांति भंग हुई है। दूसरा वार क्राइम भी है। ये लड़ाई के दौरान जो वार के नियम हैं, इंटरनेशनल कानून, उनको फॉलो नहीं किया गया, जिन पे ये सारे देशों के हस्ताक्षर हैं। तीसरा ये वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मानवता के प्रति अपराध है, ये जीनोसाइड है। जो लोग हथियार बंद नहीं हैं, जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं, उन लोगों को मारना, स्कूल के विद्यार्थियों को मारना या किसी को भी मारना, ये वार क्राइम में, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आता है। तीन तरह का अपराध में शामिल है, अमेरिका, इजराइल और उसके बाद ईरान के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी रिटेलिएशन में, आत्म सुरक्षा में जो हमले किए हैं, कुछ हमले उसके भी इसके अंदर आते हैं कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग जो वार में शामिल नहीं थे, उनको शक के बिना पे वो भी मारे गए हैं। इसलिए ज़्यादा इसमें मेन अगर अपराधी हैं इंटरनेशनल लॉ के, तो यूनाइटेड स्टेट और इजराइल हैं। क्योंकि किसी भी देश पे आक्रमण जब करना होता है, इन देशों को भी कानून है। अमेरिका में कानून है कि अपनी कांग्रेस से सहमति लेनी जरूरी है। अगर उन्होंने युद्ध कर भी दिया तो 60 दिन के अंदर भी उसका सहमति लेनी जरूरी होती है। और वहाँ के राष्ट्रपति को युद्ध करने के लिए उसके कुछ पंख काटे गए हैं, कुछ कानून है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मगर देशों में क्या होता है, अब अल्टीमेटली चाहे वो राष्ट्रपति है अमेरिका का, चाहे इजराइल का प्रधानमंत्री है, किसी के भी खिलाफ, जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल हुए थे जब लोगों को होलोकास्ट में गैस चैम्बरों में मारा गया था, दुनिया भर के लोगों को सिर्फ रिलीजन की वजह से, तो जर्मनी के लोगों को भी वो तो मारा गया था, खुद हिटलर। तो दूसरे लोगों के खिलाफ ट्रायल हुई थी जिसका नाम था न्यूरमबर्ग ट्रायल। न्यूरमबर्ग में हुई थी, वो जर्मनी का शहर था, और जितने जीते हुए देश थे उन्होंने एक ट्राइब्यूनल बनाया, एक एग्रीमेंट किया और अदालत स्थापित की और उन लोगों को सजा दी एविडेंस के आधार पे। इस वक्त भी जरूरत है देश के अंदर, दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए कि न्यूरमबर्ग ट्रायल की तरह से ट्रायल होना चाहिए, अमेरिकन राष्ट्रपति का, इजराइल के प्रधानमंत्री का और वहाँ के भी उन लोगों का, अगर ईरान के लोग भी जो जिम्मेदार लोग हैं उस कानून के तहत आते हैं, उन सब का, ताकि कोई भी ये हिम्मत ना कर पाए कि धरती की शांति, मानवता के खिलाफ अपराध किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून में लड़ाई कैसे करनी है, किसी पे आप एग्रेशन कैसे कर सकते हैं, बिना परमिशन के, यूनाइटेड नेशन की परमिशन के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के बिना आप किसी दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकते। और दूसरा एक और है, अगर आपको लगता है कि खतरा है वहाँ से, अगर हमने ये आक्रमण नहीं किया तो दूसरा आदमी हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा,
उस आक्रमण का सबूत आपको दिखाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये हमें सच्चा सबूत था, ये हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला था या वहाँ पर आतंकवादी तैयार कर रहा था जो इंडिया में या किसी देश में या अमेरिका में इजराइल में हमला करने वाले थे। ये बहाना बनाया जा सकता है मगर उसके सबूत पुख्ता होने चाहिए। बहाना बना के गलत तरीके से इस तरह से लड़ाई करना ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है। मगर अभी तक भी यूनाइटेड नेशन के कानून कुछ लचर पचर हैं। जो लोग शक्तिशाली हैं, जैसे अमेरिका के पास वीटो पावर है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का ये मेंबर है, महत्वपूर्ण मेंबर है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है, उसमें अमेरिका पैसे भी देता है काफ़ी। उसके बावजूद ये हो गया कि एक संगठन है और वो संगठन लाचार है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में, या बेलगाम जो नेता हैं वो अपनी राजनीति बचाने के लिए लड़ाई करना या पैसे के लिए दूसरे देश की संपत्ति पे कब्जे करने के लिए, दूसरे देश की सॉवरेनिटी को भंग करने के लिए, अपनी मर्जी की वहाँ सरकार बनाने के लिए, दैट इज नॉनसेंस। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस तरीके नाटो देश से जो है अमेरिका कह रहा था कि उनका विचार जाना चाह रहा था, उनसे सहयोग मांग रहा था और मुझको लेकर के लगभग सबने जो है किनारा कस लिया और कोई नहीं आया साथ देने के लिए। अभी देखो, नाटो ऑर्गेनाइजेशन कोई यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग इकट्ठे होकर कर लेते हैं, भाई हमारे खिलाफ कोई लड़ाई होगी हम सारे इकट्ठे उसके साथ लड़ेंगे, हमारे एक के ऊपर कोई आक्रमण करेगा हम सारे मिलकर उसका विरोध करेंगे या उसको लड़ाई में हराएंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे सामूहिक तौर पे। इससे साबित होता है कि अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका के लोग भी राष्ट्रपति का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका में इस तरह के बयान आ रहे हैं कि आज तक 50 साल के इतिहास में पहला कोई ऐसा मूर्ख राष्ट्रपति बना है जो कि नेतन्याहू के वो काबू में आ गया, उसकी एक तरह से मदारी के बंदर की तरह से, और उसके कहने के उसके इशारे के आधार पे इस अननेसेसरी जंग में लड़ाई में कूद पड़ा। तो ये सारा का सारा गलत है। अब क्या किया जाए विश्व शांति के लिए? क्या कुछ नेताओं को या कुछ शक्तिशाली देशों के नेताओं के भरोसे छोड़ दिया जाए पूरी मानव जाति को, या अंतर्राष्ट्रीय शांति को, पीस ऑन दी अर्थ पे? ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए किसी को भी कोर्टें आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को सजा नहीं दे पाई। न्यूरमबर्ग के बाद इस तरह के एक आध और ट्रिब्यूनल बने हैं, मगर यहाँ ऐसा ट्रिब्यूनल बनना चाहिए मगर बनने की गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस की तरह से आचरण हो रहा है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिद्धांतों के आधार पे कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए पूरे देश और दुनिया को बचाने के लिए अब जरूरी है यूनाइटेड नेशन की जनरल बॉडी असेंबली की मीटिंग बुला के कुछ नए कानून बनाना, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सबको मेंबर होना जरूरी होगा। ये मजबूर करना सबको, ताकि कोई भी मना करेगा वहाँ के देश की जनता फिर उसका विरोध करे, ताकि हर कोई भी नेता लड़ाई करके इस धरती पर रहने वाले इंसानों को, बेकसूर इंसानों को अपने हथियारों से या अपने सत्ता में बने रहने के षड्यंत्रों का कोपभाजन ना बढ़ा सके। इसलिए आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी भी इंडिया भी मेंबर नहीं है उसका, अमेरिका भी मेंबर नहीं है, इजराइल भी मेंबर नहीं है। इसलिए अगर ये मेंबर होते तो आईसीसी को पावर थी कि खुद वो कमीशन बिठाता और अपराधी नेताओं को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति हो किसी भी देश का, अगर वो जीनोसाइड में शामिल हैं, गलत तरीके से मानवीय हत्याओं में शामिल हैं, तो उनको पकड़ के ट्रायल में ले जाया जा सकता था। हेग में ये कोर्ट है, मैंने वहाँ की ट्रायल भी देखी है कि अफ्रीकन लीडर राष्ट्रपति को वहाँ पकड़ा हुआ था, वो कटघरे में खड़ा था, वहाँ पे जीनोसाइड हुआ। अफ्रीकन कई कंट्री में आपस में लड़ाई, एक जाति एक कबीला दूसरे कबीले को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ वहाँ हुई, तो उसमें उनको सज़ा भी मिली। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की हत्या हुई उसके बाद ईरान अब कह रहा है कि जंग जिसने शुरू किया अब जो है हम जंग खत्म करेंगे, हम ही करेंगे। और इसके साथ ही वो ये कह रहा है कि नेतन्याहू के जिस तरीके से वीडियो जा रहे हैं लगातार, एआई बता रहा है एआई से आए हुए हैं, लेकिन अगर वो बचे हैं तो उनकी हत्या करेंगे, मतलब उनको घुस करके मारेंगे। तो ये आता है बदले की भावना अब कहीं ना कहीं ईरान के दिमाग में। बिल्कुल ईरान के दिमाग में नहीं है। सबसे ज्यादा खुरापात तो उसने इजराइल ने किया है, अमेरिका ने किया है। अमेरिका अगर शक्तिशाली था तो उसको रोल अदा करना चाहिए था मीडिएशन का और बातचीत से, मगर मीडिएशन में ध्यान नहीं है लोगों का। इन लोगों का एक दूसरे के यहाँ डम्मी सरकार बना के नालायक, नपुंसक, भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में बिठा के और उनको ब्लैकमेल करना, अपने हित में फैसले लेना। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया, ट्रंप ने बयान दिया था
कि मैं जब चाहूँ चुटकियों में इसका भविष्य, राजनीतिक भविष्य चौपट कर सकता हूँ नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी कोई बयान नहीं दे पाया, बीजेपी कोई बयान नहीं दे पाई, आरएसएस कोई बयान नहीं दे पाई इस बात पे। तो इससे क्या साबित होता है कि यूएस की नज़रों में भारत का प्रधानमंत्री एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है। वो कई भ्रष्ट या चरित्र उस पे उसके कुछ उसका रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध है, जिसके सहारे वो डर के अलग अलग तरीके के टैक्स लगाना, भारतीय लोगों को हथकड़ियों पहना के इंडिया में भेजना और बीच में पहले ही बयान दे देना कि मैंने लड़ाई बंद करा दी इंडिया और पाकिस्तान की। तो इससे साबित होता है कि इस तरह की राजनीति, इस तरह का षड्यंत्र दूसरे देशों में अपने गोटी फिट करना, वहाँ की राजनीति में दखल करना और अपने मन चाहे लीडरों को चोरी से इलेक्शनों के जरिए या किसी और जरिए उनको सत्ता में बिठाना, ये बहुत बड़ा अपराध है, सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और दूसरा, आज राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी भावना एक तरह से अपराध हो चुका है। अमेरिका महान, अमेरिका को दोबारा महान बनाएंगे, इजराइल महान या ईरान महान या भारत महान, ये नॉनसेंस बातें हैं। किसी एक देश के महान बनने से धरती शांति और समृद्ध नहीं हो सकती। सभी महान हैं, पूरी मानव जाति महान है, सबको साथ रह के साथ मिल के जीना है। को एग्जिस्टेंस से अस्तित्व ही रियलिटी है इस अस्तित्व का। इससे बाहर राष्ट्रवाद आज आतंक के रूप में है। राष्ट्रवाद का नारा आज आतंकवादी नारा है। राष्ट्रवादी नहीं होना, सबसे पहले पूरी मानव जाति को मानवतावादी होना है। मानवतावादी प्रथम जरूरत है पूरी इंसानियत की, पूरे धरती पे रहने वाले लोगों की, अगर धरती पे सुख शांति और समृद्धि से जीना है। सर, जिस तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पर जहाज तो आए हैं लेकिन गैस लेकर के, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है अभी स्थिति समान नहीं हुई, लेकिन सरकार सब कुछ सही बता रही है। एलपीजी गैस की जो दिक्कतें आ रही है खासकर उनको लेकर के, और तेल का संकट भी बता रहे हैं। देखिए, ये कमाल कर दिया, ये ईरान ने बिल्कुल सही कहा है कि हमने भारत की सरकार के कहने से उनके जहाजों को इजाजत नहीं दी, हमने भारत के लोगों की वजह से इजाजत दी है। ये विक्ट्री है देश की जनता की, ये विक्ट्री है देश की जनता की। इससे साबित होता है कि भारत की जनता पार्लियामेंट से और सरकार से और किसी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से सुप्रीम है। उस सुपरमेसी को मोहर लगाई ईरान ने कि भारत की जनता ने विरोध किया है गलत तरीके के एग्रेशन का, लड़ाई का, क्राइम का, जो क्राइम अमेरिका और इजराइल ने किया है। और हम सहमत हैं इस बात से बिल्कुल, और हमने तो इस तरह की कोई टिप्पणी भी पहले की है। और हम स्वागत करते हैं ईरान का कि उसने इस बात को समझा कि भारत का मेजॉरिटी जनता ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान के साथ नाइंसाफी हुई है। ईरान के ऊपर जबरदस्ती अपनी ताकत दिखाने के लिए हमला किया गया, जो कि अनुचित था, जबकि बातचीत चल रही थी। इंटरनेशनल कानून किसी भी झगड़े और लड़ाई की बात नहीं करता। इंटरनेशनल लॉ फ्रेटर्निटी की बात करता है। कोई भी समस्या है वो आपसी बातचीत से हल होगी और टेबल पे बैठ के होगी, आंख में आंख मिला के होगी। वो ये नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास ज़्यादा बड़े हथियार हैं तो उसकी बात मानो। जैसे इंग्लैंड ने इंडिया पे इसीलिए कब्जा किया कि हमारे यहाँ देसी तोप थी और उनके पास बंदूक थी, तो बंदूक की टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने आधी से ज़्यादा धरती को गुलाम बनाया था, सिर्फ बंदूक के इशारे पे, इंसानियत के आधार पे नहीं। वो भी अपराध था और ये भी अपराध है उसी तरह का, जो यूएस और इजराइल मिलके जो एक्सपेरिमेंट करना चाहा ईरान को। मगर ईरान के साथ पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया है, मगर पूरी दुनिया ये नहीं चाहती कि ईरान भी कोई ऐसा स्टेप ना ले जिससे निर्दोष लोग मारे जाएं।